Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the particle size distribution. ये काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोमीटर भी है सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे, तो मैंने सोचा उसको एक पार्ट C2 बना के उसमें रख दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अभी हम बात करने वाले इंडेक्स प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बात करेंगे सी एनालिसिस की, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में पिपेट मेथड की। So before beginning, this is all about me. I am here to guide you for the competitive exam. And also, if you haven't subscribed the Civil Spotlight, please subscribe it. और मैं आपको बताया था 25 years of GATE SSG और क्वेश्चन जरूर लगाएं ESE के। मैं यहाँ पे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने की ड्यूटी आप लोगों की है। फॉर्मूला पूरा मैं समझा के दूंगा। तो without any delay, let's begin our lecture. तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें साइज जो है उसके लिए अंदर जैसे भी बटा हुआ है वो पूरा समझना होगा, और इसलिए मैंने डिसाइड किया इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके कि मैं पहले फोकस करूंगा आपको समझ में अच्छे से आए सब कुछ और कुछ भी रह ना जाए, इसलिए मैंने पूरे लेक्चर को दो पार्ट के वीडियो में डाल दिया। चलो अब देखते हैं कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स इन ड्राई गिवन सॉइल सैंपल, और इसको निकालेंगे पार्टिकल एनालिसिस से। अब वो पार्टिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, तो देखो ये एनालिसिस टू वेज में की जा सकती है। पहली है सीव एनालिसिस, दूसरी है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सी एनालिसिस किसके लिए पीयूष भाई। तो देखो सीव एनालिसिस जो है वो कोर्स सॉइल के लिए होती है और सेडिमेंटेशन एनालिसिस फाइन सॉइल के लिए होती है। अब दिमाग में फिर गुचुक हो रही होगी, अरे भाई कोर्स सॉइल क्या है, फाइन सॉइल क्या है, अभी तक तो एक बार भी समझाया नहीं और यहाँ ज्ञान देने आ गए। तो बाबा ये लो, टेंशन नहीं लेने का, भाई ने एकदम चकाचक तुम लोगों के लिए एकदम अच्छा वाला कंसेप्ट तरीके से कंसेप्चुअल वे में सब कुछ बना के रखा है। और यहाँ पे मैं तुम्हें कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल सबके बारे में समझाऊंगा। इवन सीव में भी एक सीविंग होती है, जैसे कि हम कहते हैं फाइन सीविंग, कोर्स सीविंग, तो ये सब समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आओ सबसे पहले ये देखो, जो डायामीटर है ऑफ पार्टिकल वो यहाँ लिखे हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, डायामीटर ऑफ पार्टिकल, मीन डायामीटर आप कह सकते हो। तो इस डायामीटर से बड़े वाले को हम क्या कहेंगे, कुछ नाम देंगे उन एग्रीगेट्स को। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा तो क्या हम इतने सारे लूप में से उठा उठा के पत्थरों के उनके छोटे छोटे जो सैंपल्स हैं एग्रीगेट के उनके डायमीटर नापेंगे। मैं कहूँगा नहीं यार, हम यूज़ करेंगे सीव्स। तो सीव्स की कुछ साइज होती है कि सीव के अंदर जो ओपनिंग है वो इससे छोटे वाले एग्रीगेट्स को जाने देगी, तो वो इस मीन डायामीटर की साइज की सीव हो गई। तो बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो कि ये मीन डायामीटर ऑफ या बाउंड्री डायामीटर्स ऑफ पर्टिकुलर एग्रीगेट है, क्योंकि इसके नीचे जो चला गया वो पास हो गया, जो इसके ऊपर रह गया वो इस पर्टिकुलर साइज से बड़ा हो गया। तो आप बेसिकली इस पॉइंट को ये देखोगे कि ये जो है साइज, ये उसकी मीन डायामीटर की मिनिमम साइज है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बोल्डर्स है, तो बोल्डर्स में जो मिनिमम साइज है वो 300 mm, यानी कि 300 mm की सीव से जो नीचे चला गया वो बोल्डर नहीं है। तो जो भी 300 mm की सीव से ऊपर है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बोल्डर्स। तो आप समझ रहे हो 300 mm क्या, वो बाउंड्री लाइन यूज कर ली है ह्यूमंस ने, जो हमें बताती है कि इसके इधर तो दूसरे एग्रीगेट है और इससे ज्यादा होने पर हम उसे कहेंगे बोल्डर्स। तो अब आप समझ गए हो ये साइज का मतलब क्या है यहाँ पे। अब देखो 300 mm से बड़े हैं बोल्डर्स, 300 mm टू 80 mm है कोबल्स, 80 mm टू 4.75 mm हम कहते हैं ग्रेवल्स। अब इनको और ब्रेक कर सकते हो फाइन ग्रेवल्स और कोर्स ग्रेवल्स के अंदर। बात ध्यान रखना है, कोर्स लिखा है कुछ अलग नहीं, कोर्स ग्रेवल्स, फाइन ग्रेवल्स। किससे कितने पे हो गया, 20 mm से 4.75 mm गुरु, और 20 mm से 80 mm भाई, समझ गए, कोर्स हो गया, फाइन हो गया। इसी तरीके से सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सैंड। सैंड की साइज क्या है, 75 माइक्रोमीटर से 4.75 mm।
ठीक है, ठीक है। अब इसमें कोई फाइन सैंड हो सकती है, कोई मीडियम डेंस सैंड हो सकती है, कोर्स सैंड हो सकती है। तो फाइन सैंड, मीडियम सैंड, मैंने इसको मीडियम डेंस बोल दिया था, प्लीज अभी उस पर ना जाएं, वो बाद में देखेंगे कंसेप्ट। मीडियम सैंड, मीडियम साइज्ड सैंड और कोर्स सैंड, इनकी भी साइज देखी गई है 2 mm तक, यानी कि 4.75 से 2 mm कोर्स सैंड है। इन दोनों के बीच में यानी कि 0.425 mm और 2 mm के बीच में है मीडियम सैंड, और फाइन सैंड है 0.425 से 75 माइक्रोमीटर के बीच में। अब आया कि भाई 75 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक की साइज को कहेंगे सिल्ट, और 2 माइक्रोमीटर से छोटी साइज को कहेंगे क्ले, और अगर 1 माइक्रोमीटर से छोटा हो गया तो उसे कहेंगे कोलॉइड्स। बात आई समझ में? तो सॉइल के बारे में कोई बात कर रहा है तो इन जनरल कहा जाता है कि कोलॉइड से ऊपर ऊपर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर से आप ले जा सकते हो। जैसे ऐसा जरूरी नहीं कि क्ले के कुछ मिनरल्स ऐसे जो 1 माइक्रोमीटर से भी स्मॉल हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, तो आप ऐसे कहोगे कि 2 माइक्रोमीटर से लेस साइज से लेकर 300 mm की साइज से बड़े होने तक, ये सारा का सारा एग्रीगेट है हमारा। और इन एग्रीगेट्स को हम अब डिफाइन करते हैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। हम कहेंगे इन्हें कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। अब दिमाग में आ रहा होगा कोर्स एग्रीगेट कौन सा भाई, फाइन एग्रीगेट कौन सा? भाई पीयूष ये बता दे। देखो 4.75 mm सीव है ना, इसके ऊपर ऊपर जो भी है उसे कहेंगे कोर्स एग्रीगेट, जो 4.75 mm के नीचे है उसे कहेंगे फाइन एग्रीगेट। आप कहोगे ठीक है भाई, एक चीज तो मस्ता समझ में आ गई। अभी अभी तूने फाइन सॉइल बोला, कोर्स सॉइल बोला, उसका क्या, वो तो ये तुम्हें पता चल गया है। अब हम फाइन सॉइल का मतलब क्या है, सॉरी पहले ये फाइन सैंड है, फाइन सॉइल अलग है, कोर्स सॉइल अलग है। जब मैं वर्ड यूज करूंगा सॉइल, कोर्स सॉइल का सीधे मतलब है सैंड। अब चाहे वो फाइन सैंड हो, मीडियम सैंड हो या कोर्स सैंड हो, कोई मतलब नहीं। कोर्स सॉइल मतलब सैंड, फाइन सॉइल मतलब सिल्ट, क्ले या दोनों का मिक्सचर या इनमें से कोई भी एक। तो ये क्या है, फाइन सॉइल। दिमाग में एकदम क्लियर रखना, मैं कई बार वर्ड्स बोल जाऊंगा क्ले सिल्ट की जगह फाइन सॉइल है ये, तो समझ जाना है तुरंत दिमाग से, अच्छा ये बात कर रहा है क्ले या सिल्ट की, यानी कि ऐसे पार्टिकल की जिसकी साइज 75 माइक्रोमीटर से छोटी है। कोर्स सॉइल की बात करूंगा तो समझ जाना सैंड की बात कर रहा हूं, 75 माइक्रोमीटर से 4.75 mm की। ओके, तो ये चीज समझ में आए। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ सीव की बात चल रही थी, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि दो तरीके से, तीन गलत बोल रहा हूँ, 2 तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, पार्टिकल साइज को। तो क्या थी वो, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन। तो किस साइज तक सीव एनालिसिस करोगे और किस साइज तक सेडिमेंटेशन? तो मेरे हिसाब से जो 75, मेरे मतलब इंजीनियर्स ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बना के दिया है, नॉट मेरे, मैं कोई बहुत बड़ा जीनियस नहीं हूँ, गलत शब्द का प्रयोग क्षमा कीजिएगा। तो 75 माइक्रोमीटर से जो भी बड़ा है, अप टू कितना भी चले जाओ, अब तो ये सारे की सारे किससे असेस किए जा सकते हैं, सीव एनालिसिस से असेस किए जा सकते हैं। वेरस जो भी 75 माइक्रोमीटर से छोटा है उसके लिए स्पेशल एनालिसिस करनी पड़ेगी, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्योंकि सीव एनालिसिस नहीं हो पाती है, ये एक दूसरे से स्टिकी नेचर दिखाते हैं फाइन सॉइल वाले पार्टिकल्स, इस वजह से ढंग से सीव एनालिसिस हो नहीं सकती। तो सबसे पहले सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले सीव तो समझ ले भाई, सीव क्या चीज है। तो ये देखो सीव एनालिसिस में सीव जो है ये है, हाँ भाई छन्नी, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो छन्नी। तो इसके अंदर क्या होता है, सारे की सारी जो ओपनिंग्स है ना वो स्क्वायर शेप की होती है, मतलब ऐसे एक्स एक्स, मतलब आप समझ गए ना, कोई रेक्टेंगुलर नहीं, सब कुछ स्क्वायर ही है, यहाँ पे स्क्वायर शेप है। ये क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखना है हमको, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं यही बता देता हूँ आपको, लिखने की बजाय ये क्वेश्चन आ चुका है ऐसे। तो ओपनिंग कैसी है, स्क्वायर है, सर्कुलर या इलिप्टिकल कुछ नहीं है, सिंपल कौन सी है, स्क्वायर है। अच्छा अब IS सीव आपने कई बार देखा होगा, 4.75 mm की सीव दे दो या सीव नंबर 4 दे दो, ये क्या है भाई, क्यों है भाई, और इसका यूज क्या है? तो सीव की जो ओपनिंग है उसके बेसिस पे हमने सीव को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की।
तो उसमें एक तो कहा गया सीव साइज, दूसरा है सीव नंबर। तो सीव साइज क्या है? सीव साइज जो होती है वो स्क्वायर शेप्ड है, और वो कोई भी जो उसका डायमेंशन है, स्क्वायर है तो कोई भी एक डायमेंशन ले लो साइड का, वो क्या है उसका mm। जैसे कि हमने कहा 4.75 mm की सीव है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4.75 mm की वन साइड होगी ऑफ द स्क्वायर, इधर की 4.75 mm की वन साइड होगी। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख के रखा है आप लोगों के लिए, और हम मेनली इंडिया में ये सीव साइज जो है यूज़ करते हैं, यानी कि आपको स्क्वायर की जो ओपनिंग के डायमेंशंस मिलेंगे वही उस सीव का साइज कहेंगे हम। ठीक है, दूसरा वे क्या है जो यूएसए में काफ़ी प्रचलित है, इट मीन्स इट्स क्वाइट फेमस इन यूएसए, वो क्या है सीव नंबर। वो कहते हैं नंबर ऑफ ओपनिंग्स पर इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर कितनी स्क्वायर ओपनिंग्स हैं आपकी, वो उस सीव का नंबर हो गए। जैसे 4.75 mm के लिए 1 इंच में है 4 ओपनिंग्स। ठीक है, और फुल ओपनिंग ऐसा नहीं कि आधी ओपनिंग है तो हम उसको हाफ गिन लेंगे, ऐसा नहीं, 4.5 बोल के कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, 4 है 2 है, ये आपको दिख रहा होगा सीव नंबर और उसकी साइज। जैसे सीव नंबर 4 तो 4.76 mm की 4 ओपनिंग्स मिल जाएंगी, पूरी पूरी 4 mm की 5 मिल जाएंगी, 3.36 की 6 मिल जाएंगी। आपको आ रही है ना बात समझ में? तो सीव का नंबर ये रहा, कोई ऐसे डेसिमल में नहीं है आधा पर्दा, तो सीव का नंबर ये भी है। ठीक है ब्रो, अब हम बात करते हैं कोर्स एनालिसिस और फाइन एनालिसिस। अब ध्यान रखना, कोर्स एनालिसिस यानी कि कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। अभी मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉइल में नहीं घुस रहा हूँ, एग्रीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4.75 mm के ऊपर है तो सीव्स लगा दो 80 mm की, 63 mm की, 20 mm की, 10 mm की और 4.75 की। जो 80 के ऊपर रह गया वो क्या है? कोबल्स है। ठीक है ना, और जो 80 से फिर मैंने बताई दिया आपको 20 तक है, फिर इसका भी पार्ट हो गया, फिर 20 से जो भी आ गया 4.75 तक बता चुका हूँ, क्रेवल्स होते हैं। ऐसे करके कोर्स एनालिसिस की सीव सेट कर ली। उसी तरीके से फाइन एनालिसिस में सीव सेट की 2 mm 1 mm दिस, बीच में 425 माइक्रोमीटर आ गया। ठीक है, और 75 माइक्रोमीटर, और 75 माइक्रोमीटर के नीचे होता है एक पेन, यानी कि जो बची कुची फाइन सॉइल होगी वो सारी की सारी इस पेन में जमा हो जाएगी। तो इस पेन को तो हम यूज कर लेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए, और इसके ऊपर का जो पार्ट है फाइन एनालिसिस में, ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट? ये हो जाएगा सॉइल की सीव एनालिसिस के लिए, यानी कि कोर्स सॉइल की एनालिसिस कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैं कोर्स सॉइल बोल रहा हूँ, कोर्स एग्रीगेट नहीं बोल रहा हूँ। कोर्स एग्रीगेट बोलूंगा तो 4.75 के ऊपर तक हो, कोर्स सॉइल बोलूंगा तो 75 माइक्रोमीटर से 4.75 mm तक देखो। ठीक है, एक एक वर्ड की वैल्यू है यहाँ पे, उसके ऊपर पूरा पूरा अच्छे से ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, अब क्या करना है, रखो इसके अंदर, शेकर पे डाल दो। शेकर होता है, इसको जोर जोर से शेक करता है, हिलाता है, हिला हिला के सारे आपस में नीचे ऊपर जाते रहते हैं। ये ऊपर तो नहीं जाएंगे, नीचे ही जाते रहते हैं। अब जो बचे कुछ हैं 75 माइक्रोमीटर से नीचे हो गए, पेन में कलेक्ट, सब अपर रेस्पेक्टिव में हो गए। इनका वेट ले लो और हम एनालिसिस कर पाएंगे पार्टिकल साइज क्या है। तो कोर्स एनालिसिस तो सीव से हो गई, बड़ी आसान सी है, और आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी जिस तरीके से मैंने अब बता दिया है। अभी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया था कि फाइन सॉइल जैसे कि क्ले और सिल्ट है ना, वो कई बार क्या करती है, जो 75 माइक्रोमीटर से बड़े सैंड के पार्टिकल्स हैं उनके साथ थोड़ी सी स्टिक कर जाएगी ऐसे। तो अब ये जब आप 75 माइक्रोमीटर से इसको सीव करोगे तो वो नीचे नहीं आएगी। हम सोच रहे हैं हमको मिल गई भाई, नहीं, वो नहीं मिली है। क्या करने का है अब? कुछ नहीं है, 75 माइक्रोमीटर वाला जो पेन है, सॉरी सीव है, इसको निकालो, इसके अंदर वाटर वॉशिंग कर दो और इसके नीचे पेन लगा के रखना है, इसको अच्छे से वॉश कर दो। जैसे ही वाटर वॉशिंग करोगे तो ये स्टिक होने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं क्ले के सिल्ट के, बह के निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे पेन में, और फिर हमारे पास हो जाएगी प्रॉपर कोर्स सॉइल सीव एनालिसिस।
चलो भाई, ये तो हो गया कोर्स सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पता लग गया वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस की, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि 75 माइक्रोमीटर से छोटे हैं, उनको कैसे एनालाइज करो। तो कई बार इसे वेट एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसको पानी में भिगो के एनालिसिस की जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होती है। जो फाइन सॉइल है 75 माइक्रोमीटर से नीचे वाली को क्या कह रहे हैं, फाइन सॉइल। तो फाइन सॉइल जो है वो वाटर के अंदर काफ़ी टाइम तक सस्पेंडेड रह सकती है एज कम्पेयर टू कोर्स सॉइल। तो हम इसमें लगाते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ आपने फ्लूइड में भी पढ़ा है और आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे, और इसका यूटिलाइजेशन होता है, और यहाँ तक कि हमने 12th या 11th में भी इसको देखा होता है छोटे से फॉर्म में। क्या होता है स्टोक्स लॉ, क्या कहता है, एक अगर इन्फिनाइट वाटर का मास है और एक स्फेरिकल पार्टिकल है, बहुत देर तक गिरते गिरते क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो नीचे वो जाता रहेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। इस पार्टिकल की कांस्टेंट वेलोसिटी mg मास नीचे है, बॉयंट फोर्स ऊपर है, और साथ में इस पे लग रहा होगा विस्कस ड्रैग। मस्त एकदम, है ना। उन सबको इक्वेट कर देते हैं तो बढ़िया बढ़िया सी इक्वेशन निकल के आ जाती है। वो ये रही टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि स्टोक्स लॉ ने टर्मिनल वेलोसिटी को निकाला था, जो कि डायामीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर और विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। ये चीज़ मैंने लिख दी है यहाँ फॉर्मूले में। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है यार, और ईएसई में भी पूछ लेते हैं, पीएसयूज में भी पूछ लेते हैं, इवन गेट में भी देखने को मिलेगा आपको जब आप 25 ईयर्स के क्वेश्चन लगाएंगे कि भाई स्टोक्स लॉ किस साइज के लिए वैलिड है। स्टोक्स लॉ 0.2 माइक्रोमीटर से 0.2 mm के लिए वैलिड है। ध्यान रखना, कई बार इसको 0.0002 mm भी लिख देते हैं, तो मैंने इसको हटा के आप लोग ताकि दिमाग में इजीली याद रहे तो 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.2 mm लिख दिया है। स्टोक्स लॉ मस्त होके एकदम सही ढंग से वैलिड है इस वाले साइज के लिए। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल हो गया है यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस का। ठीक है, ओके। अब मेथड्स बताए जाएं। तो मेथड्स हैं हमारे पास दो, एक है पिपेट मेथड, दूसरा है हाइड्रोमीटर मेथड। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पिपेट मेथड तक ही जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे हाइड्रोमीटर मेथड पे। तो पिपेट मेथड या हाइड्रोमीटर मेथड से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। अब सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखो। उसके अंदर करा जाता है सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट, ताकि सॉइल प्रिपेयर हो जाए सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए। तो इसमें दो पार्ट है। सबसे पहला है हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऐड कर दो, H2O2। आपने देखा होगा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे इसको डालेंगे तो जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं वो तुरंत ऑक्सीडाइज होनी शुरू हो जाएंगी, और नीचे एंड में बच जाएंगी इन ऑर्गेनिक फाइन सॉइल। यानी कि हमने ऑर्गेनिक कंटेंट को ऑक्सीडाइज कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ H2O2, और अब हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉइल पड़ी हुई है, मस्त एकदम। फिर अभी भी हमको चैन नहीं पड़ा है। हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा 12th के अंदर, और आपने थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ पे भी चल गया होगा सॉइल में, यार जब कोई जो बहुत पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो कई बार क्या होते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बना लेते हैं फ्लॉक्स। हम नहीं चाहते कि यहाँ फ्लॉक्स बने। फ्लॉक्स बना तो यार ये हमने तो छोटे छोटे पार्टिकल सोचे थे, ये तो एक दूसरे से वीक बॉन्ड बना के एक मोटा पार्टिकल जैसा बिहेव करने लगेंगे, और हमारा जो पर्पस है वो खराब हो जाएगा। तो हम ऐड कर देंगे इसमें डीफ्लॉक्यूलेंट। तो जनरली कौन सा डीफ्लॉक्यूलेंट ऐड किया जाता है, सोडियम मेटाहेक्सा फॉस्फेट। मस्त है ना, इसको याद कर लेना, कई बार पूछ लिया गया है। सोडियम मेटाहेक्सा फॉस्फेट एकदम भारी भरकम लगता है सुनने में। सो डीफ्लॉक्यूलेंट ऐड कर दिया गया है, प्री ट्रीटमेंट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, अब डीफ्लॉक्यूलेंट भी ऐड हो गया। ठीक है, अब पिपेट मेथड करते हैं। तो अब मैं आपको इसको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हम नोट्स बनाते हैं ना, कभी भी आप इतना सारा लिखते हो, ये तो मैं आप लोगों के लिए लिखता ही लिखता हूँ। नोट्स बनाने की जो कला है ना वो ये है, जब आप एक बार समझने के बाद देखोगे ना तो आप इस पॉइंट को देखोगे, हाँ पहले प्री ट्रीटमेंट किया, डीफ्लॉक्यूलेंट ऐड किया, अब हम पिपेट मेथड या हाइड्रोमीटर मेथड को पकड़ सकते हैं। देखो एक बार में ये आपका रिवीजन
फास्ट और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो नोट्स हमेशा ऐसे ही बनाया करो, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताते चलता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पिपेट मेथड देखते हैं। हमने पेन से निकाले पार्टिकल्स जो 75 माइक्रोमीटर से पास हुए, और एक वॉल्यूम है लिया 500 ml की जार में, ये मेजरिंग सिलेंडर है, 500 ml मिक्स कर दिया है किसका, डिस्टिल वाटर का, विद दिस सैंड, विद दिस सैंड कह रहा हूँ, सैंड नहीं, फाइन सॉइल, फाइन सॉइल, फाइन सॉइल प्लस डिस्टिल वाटर, ये टोटल कितना है 500 ml है। 500 ml पानी नहीं मिलाया, ये डिस्टिल वाटर प्लस सॉइल जो सॉल्यूशन बना है वो 500 ml होना चाहिए, हम इतना ही पानी उसमें डालेंगे। इसे मैं कह रहा हूं अपने सिंबल के लिए वॉल्यूम ऑफ जार, ठीक है। अब पिपेट उठाएंगे और क्या करेंगे, 10 ml ऑफ सैंपल निकालेंगे 10 सेंटीमीटर बिलो दी सरफेस ऑफ मिक्स्ड वाटर, और डिफरेंट टाइम पे निकालेंगे, पहले आधे मिनट में निकाला, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 4, 8, 15, 30 मिनट में निकालेंगे, और इन सब को छोटे छोटे क्रूसिबल होते हैं उसमें भरते चले जाएंगे, और इन सब क्रूसिबल को ले जाएंगे फिर हम कहाँ, ओवन के अंदर रख देंगे 24 आवर्स के लिए, और फिर इनका ले लेंगे ड्राई मास, हमें पता चल जाएगा ड्राई मास ऑफ सॉइल, ठीक है। आपने ड्राई मास ऑफ सॉइल निकाल लिया है ओवन के थ्रू, और आपको पता है आपने कितना निकाला था पिपेट से, 10 ml, तो वॉल्यूम ऑफ पिपेट जो कि 10 ml है, इससे आपको मिल गई डेंसिटी। आप सोच रहे होंगे यार हमको तो एकदम सीधी डेंसिटी मिल गई, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि हमने डीफ्लोक्युलेंट डाला था, यहाँ पे डिस्पर्सिंग एजेंट डाला हुआ था, तो उसकी डेंसिटी भी तो माइनस करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई द डेंसिटी ऑफ सॉइल, है कि नहीं। तो हमें पता है कि हमने वॉल्यूम ऑफ जार जो है उसके अंदर कितना डीफ्लोक्युलेंट डाला होगा, ऐड किया होगा, तो उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ जार है, यहाँ पे कितनी बोली मैंने 500 ml, वो ले लो। तो इस तरीके से आपको डेंसिटी ऑफ सॉइल मिल गई है। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या यार पीयूष भाई ये इतने मिनट पे क्यों करवा दिया। अब इसका रीज़न है, देखो मैंने बहुत कोशिश की है कि सिंपलेस्ट वे में आपको समझा सकूँ यहाँ पे। तो ये तो हो गया, पिपेट निकाल रहे हैं हम 10 सेंटीमीटर बिलो दी सरफेस। हाँ, दूसरा क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ही क्यों लिया, तो उसके लिए कुछ आंसर मैंने यहाँ आपको ग्राफिकली समझाते हुए लिखा है। देखो, एक ये जो मिक्सचर है सॉइल का और डिस्टिल वाटर का तैयार है, एकदम रेडी है, इसमें कोई मोटा पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, तो मैं इनको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखो मोटे मोटे, फिर बीच बीच के, फिर छोटे छोटे, इससे भी छोटे छोटे होंगे यार, ऐसा नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब कुछ टाइम दो, ये टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे सब की सब एकदम जो सरफेस ऑफ वाटर अड़े हुए हैं, कुछ टाइम के साथ ये सेटल होंगे। जो सबसे मोटे वाले पार्टिकल्स हैं जिनका साइज बड़ा है, यानी कि वेट ज़्यादा है, वो थोड़े जल्दी सेटल होंगे एज कम्पेयर टू मीडियम साइज, और सबसे छोटे वाले सबसे आखिर में सेटल होंगे। तो आप अपनी पिपेट को 10 सेंटीमीटर नीचे इसलिए पहुंचाते हो कि आपको जो सारे पार्टिकल है ना ये मिल जाए। अगर सपोज करो ये सेटल कर गए और आप 10 सेंटीमीटर वाले लेयर में जाते हो और आपको सिर्फ इतना मिलता है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी विद टाइम, कि आप जो डिफरेंट सॉइल ओवन में पहुंचा के गर्म कर रहे हो ना, धीरे धीरे उनकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी, और इससे हमें पता चलता चला जाएगा कि हाँ भाई एक पार्टिकल साइज जो है कम होता जा रहा है, और हमारे पास एक ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा। सो अभी हम एक काम करते हैं, परसेंटेज फाइनर को भी देख लेते हैं। परसेंटेज फाइनर क्या है? परसेंटेज फाइनर इज बेसिकली जो भी सॉइल का डेंसिटी आने वाला है, या कहूँ यूनिट डेंसिटी आने वाली है, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पिपेट माइनस डिस्पर्सिंग एजेंट का वेट और वॉल्यूम ऑफ जार एट एनी टाइम टी, और इसको डिवाइड कर देंगे हम बिल्कुल इनिशियल वाले टाइम इक्वल्स टू 0 पे, जो कि आपको मैं समझा चुका हूँ कि टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी पर्टिकुलर लेयर के अंदर। तो परसेंटेज फाइनर के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज फाइनर, यहाँ आ जाएगा पार्टिकल साइज। अब इसके बाद यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा इन सब पॉइंट्स को जोड़ के, जैसे टाइम 0, आधे मिनट, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करके मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो उन सबको एक एक पॉइंट मिलता चला जाएगा, उन सबको जोड़ेंगे तो एक इस तरह का कर्व मिल जाएगा, जो कि मैं आपको हाइड्रोमीटर पढ़ाने के बाद उस कर्व से रिलेटेड सब कुछ समझाऊंगा, जिसे हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व
कहते हैं। तो फॉर नाउ यू कैन से कि हाँ परसेंटेज फाइनर चेक करना है और इसके बाद हाइड्रोमीटर देखना, फिर दोनों को एक साथ देखने के बाद हम एक स्पेशल पार्ट निकालेंगे जिसे हम कहेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व आपको मिल जाता है। तो फॉर नाउ अभी हम चलते हैं मेरिट और डीमेरिट पे पिपेट मेथड के। आखिर मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि बहुत एक्यूरेट मेथड है, और डीमेरिट क्या है कि इसके लिए बहुत ही डेलिकेट और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे कि पिपेट हो गया, सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है, बनाना है, वो सब तो बनाना ही पड़ेगा। साथ में डेलिकेट क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव वेइंग मशीन चाहिए, 0.001 तक को मेजर कर ले, तभी तो हम ढंग से परसेंटेज फाइनर निकाल पाएंगे, एल्स नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस डीमेरिट की वजह से ये पैसे बढ़ रहे थे, तो लोगों को लगा नहीं भाई कुछ अलग मेथड होना चाहिए जो जल्दी भी हो जाए और एक्यूरेसी भी बनी रहे अच्छी खासी। तो उसके लिए आया है हाइड्रोमीटर मेथड। तो हाइड्रोमीटर मेथड एक क्विक मेथड है। तो गाइज ये था पिपेट मेथड में। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाइड्रोमीटर मेथड, जो मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बहुत ही इन डिटेल में कवर करूंगा, और उसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। सो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों पे रिलाई करता हूँ। आप लोग देखते हैं, किसी इसे लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तो नीडी स्टूडेंट तक ये आपके थ्रू ही पहुँचने वाला है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।